नोएडा और एनसीआर का नाम तो आपने सुना ही होगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन वहां से सांसद हैं, जिसे अब गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज नाश्ते पे नेताजी पर। क्या आज नाश्ते में हो रहा है ये तो बताइए। मैं भी आपका स्वागत कर दूं और आइए, एक सामान्य नाश्ते पर आपका अभिनंदन है। इस नाश्ते को भी आप एंजॉय करेंगे क्योंकि इसके पीछे कुछ खास है। खास ये है कि यहाँ सब कुछ आपको ऑर्गेनिक मिलेगा, अपने खेतों से मिलेगा। जो चीज संभव है, आप देख रहे हैं, मक्खन देख रहे हैं, आप फल देख रहे हैं, इनमें पपीता और ये सिर्फ अपने खेत के ही है। एलमंड्स मेरी नाश्ते का हिस्सा होता है। 10 बादाम और 1 अखरोट पिछले ना जाने 40-50 साल से मैं खा रहा हूँ। गाय का मक्खन आप देख रहे हैं, इसका बदला हुआ रंग है। मैं जरूर कहूंगा कि आपको मक्खन भी खाना है। डॉक्टर महेश शर्मा मक्खन खिलाते हैं कि मक्खन ज्यादा लगाते हैं? देखिए, ये सवाल एक बार मुझसे और भी पूछा गया था और बड़ा तीखा सवाल है। अब मक्खन खाने वाले को अगर लग जाए, हालांकि मैं इस भाव से नहीं खिलाता कि मक्खन लगाने की जरूरत पड़े, लेकिन स्वाभाविक है कि मक्खन खाना और मक्खन लगाना हमारे संस्कार का हिस्सा है। दोनों ही हमारे संस्कार के हिस्से हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में इससे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती कि फायदे होते हैं? देखिए, इसे हम अपीजमेंट ना कहें, लेकिन अगर हम ये कहें कि सामान्य शिष्टाचार में आप समझ नहीं रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, अगर मैं यूं कहूं मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो ठीक है, और आप समझ नहीं रहे हैं तो मैं आपको इरिटेट कर रहा हूं। ये संस्कार मुझे अपने बचपन से मिले। मेरा जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे मुझे मिले कि अपने बोल से, अपने व्यवहार से हम दूसरे को क्यों इरिटेट करें, जिसमें हमारा कुछ खर्च भी नहीं हो रहा। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी तो आरएसएस कंट्रोल करती है और आरएसएस ही फैसला करती है कि कौन क्या करेगा। मिलिटेंट विंग तक कह देती है कई बार आरएसएस को। देखिए, इस संस्था का अपने आप को, इसने एक राष्ट्रवादी संस्था के साथ, हिंदुत्व के संस्कार और इन सब चीजों के साथ, आज मैं इस संस्था के साथ 50 साल से जुड़ा हूं। 14 वर्ष की आयु में मैंने संघ प्रवेश हुआ था। आज 64 ईयर्स मेरी एज है। मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया। एक सहयोगी संस्था, सामान्य जिनके विचार मिलते हों, अगर वो दो लोग बैठकर साथ आपस में बहस डिस्कस कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, तो इसे अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कंट्रोल करता है, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं। ये उन लोगों की सोच है कि जो पहले कहेंगे कि साहब भगवान राम कौन है, भगवान राम के प्रति श्रद्धा क्या होगी। वो लोग हैं जो अपने समय के अनुसार अपने स्टेटमेंट्स को बदलते रहते हैं। कभी कह देंगे कि वैक्सीन, मोदी की वैक्सीन है, हमें नहीं लगवानी, फिर लाइन में लग के लगवाते भी हैं। तो ये वो लोग हैं, भगवान राम के प्रति भी वो कुछ कह डालेंगे और फिर जब भगवान राम का देखेंगे भव्यता, दिव्यता और उनका सब, तो फिर वो उस लाइन में भी लगते हैं कि फिर वो जनेऊ भी पहनेंगे, फिर वो माला भी डालेंगे, भगवान राम के मंदिर भी जाएंगे। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं। कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का पूरा आयोजन बीजेपी का इवेंट था, क्योंकि उसमें मोहन भागवत जी से लेकर बीजेपी के लोग ही शामिल थे, इसलिए कांग्रेस नहीं गई और उन्होंने लिखित बताया था। देखिए, वो सारा राम मंदिर का सोच और योजना विश्व हिंदू परिषद का काम था, वो कर रहे थे। शासन बीजेपी का है और बीजेपी के शासन के लोगों में जो हमारे मुखिया बैठे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि 550 सालों के इस संघर्ष को मैं कोर्ट के माध्यम से हम इसका समाधान निकालेंगे। करोड़ों देशवासियों की, सनातन प्रेमियों की, विश्व में ऐसे लोगों की राम के प्रति श्रद्धा है, राम हमारे जीवन का अंग है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को पूरा किया है, तो उसमें कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और मोदी जी के बीच का रिश्ता बनाने की कोशिश करे, तो वो उनकी अपनी सोच है। प्रधानमंत्री जी का धर्म था, फर्ज था और एक संकल्प भी था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर वहां बने। कब तक रहेंगे भगवान राम टाट में, क्यों ना रहे वो ठाठ में। तो अब ठाठ उनके लिए, भगवान राम के लिए भी अगर हम ठाठ का इंतजाम नहीं कर सकते तो और क्या। फिर राम जी के ठाठ में जाने के बाद क्या बीजेपी के भी भाग्य उदय हो गए हैं, जो अब की बार 400 पार कहा जा रहा है? राम भरोसे 400 पार।
देखिए, राम का नाम हमारे जीवन में वैसे ही एक संकल्प और वैसे ही एक श्रद्धा के भाव के साथ साथ एक सफलता का भाव भी लाता है कि भगवान राम का नाम लेकर हम काम शुरू कर रहे हैं, हम इसमें सफल होंगे, हम इसमें कामयाबी होंगे। तो अगर उस तरह से इस भाव को सोचें तो सोचने दीजिए। भगवान राम के नाम से अगर हम 400 पार या और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। सबके दिल में एक श्रद्धा का भाव जागता है। तो डॉक्टर साहब, जब इतना भरोसा है अपनी जीत का, तो ईडी की रेड्स, सीबीआई की रेड्स, और क्या बीजेपी को इनका सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि ईडी की नोटिस ही बीजेपी के ऑफिस में बनती है। देखिए, ये संस्थाएं आज बनाई गई क्या सीबीआई और ये संस्थाएं अन्य संस्थाओं के नाम से क्या 85 सालों से जब तक देश आजाद हुआ है संस्थाएं नहीं थी क्या? हाँ, ये बात सही थी कि उस वक्त के शासक इन संस्थाओं का उपयोग इसलिए नहीं करते थे या इनको फ्री हैंड इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनके अपने लोग ही इसमें फंसे हुए होते थे। आप उपयोग कर रहे हैं कि फ्री हैंड दे रहे हैं? देखिए, उपयोग या फ्री हैंड दोनों ही मैं अगर करता हूँ, फ्री हैंड इन संस्थाओं को फ्री हैंड देना चाहिए। सीबीआई संस्था को ये फ्री हैंड देते ही नहीं थे। सीबीआई संस्था को ये किसी भी तरह से काम करने ही नहीं देते थे, उन्हें बंधुआ बना रखा था। आज हमारी पार्टी ने इनको फ्री हैंड दे रखा है। और ये संस्था जब बनी है, जब किस काम के लिए बनी? सीबीआई किस लिए है? भ्रष्ट लोगों पर लगाम डालने के लिए। तो आप इसको उपयोग कहें या फ्री हैंड कहें, सीबीआई संस्था को भ्रष्टाचार रोकने के लिए आज तक कितने नेताओं को सजा मिली? बीजेपी का कोई भी कभी भी भ्रष्टाचार में नहीं आता है ना। खाली हेमंत सोरेन, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, जहां जहां आपको खतरा हो वहां वहां ईडी और सीबीआई पहले पहुंच जाती है। अच्छा, ये बताइए, चलिए ईडी और सीबीआई ना भी हो और अगर बीजेपी का कोई नेता है, मान लो मैं भ्रष्ट हूं, तो कहो ना भाई, लोकतंत्र है, पार्लियामेंट है, मीडिया है, उनके सामने कहो ना मेरे भ्रष्टाचार का कोई केस निकाल के तो लाओ। आप तो फ्री हैं ना, हमारे देश का मीडिया तो फ्री है, कोर्ट तो फ्री है, वो क्यों नहीं लाते हैं? ताकि लाएं कि हमें ये देखिए महेश शर्मा भ्रष्ट है, इनकी ये जांच कराओ, मेरी प्रॉपर्टी निकाले, मेरा कुछ भी निकाले ना। क्या ये सरकार का ही काम है? विपक्ष का रोल क्यों नहीं अदा कर रहा है विपक्ष? तो ऐसा कई बार हुआ है, खासतौर से इस चुनाव में, जब डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ उनकी पार्टी में बड़ी नाराजगी रहती है। आपके इलाके के ही लोग विरोध करते रहते हैं आपका। कैसे देखते हैं आप इस विरोध को? कई बार देखिए, पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध, ये दोनों साथ साथ सब चलते हैं। मैं इस शहर में 41 साल से रह रहा हूँ। 1 नवंबर 1982 को मैं इस शहर में आया था और इस शहर को मैंने अपनी नज़रों के सामने बढ़ते देखा है। एक डॉक्टर के नाते से, फिर एक पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, उस सब नाते से अगर आप ईमानदारी से, अनबायस्ड ढंग से अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो आपको वो विरोध 2% भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, जिसे मेरे खिलाफ राजनीति में टिकट मांगनी है, जिसे किसी न किसी सोच के युवा आए हैं कि मुझे उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, वो विरोध होगा। आप एक दिन मेरे साथ चलिए, मैं क्षेत्र में, देखिए मैं भी जाऊंगा, आज 14 प्रोग्राम है मेरे यहाँ से सिकंदराबाद में, 90 किलोमीटर दूर। आप देखेंगे किस तरह से लोगों का प्यार मिलता है और उस प्यार में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम कुछ भी कहते हैं, मान लो कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक भी हाथ ऐसा नहीं होता जो ना उठे। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। हम उनसे सवाल पूछते हैं, आगे प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? तो वो कहते हैं उनके सिवा को और है कौन? हम भी ये सवाल पूछते हैं। आप त्रिपुरा के प्रभारी भी हैं। किस तरह से आपने पूर्वोत्तर को बदलते देखा है, त्रिपुरा की राजनीति को बदलते देखा है? पूर्वोत्तर ज्योग्राफिकली भी देश से थोड़ा सा अलग था। ज्योग्राफिकली के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को एक मूल मंत्र दिया कि सभी मंत्री, मैं भी जब मिनिस्टर था, 2 दिन के लिए कम से कम वहां जाएंगे, रात को वहां रुकेंगे। ये नहीं सवेरे की फ्लाइट से गए और शाम को वापस। उन्होंने जुनून की तरह, एक मिशन की तरह लिया कि त्रिपुरा ऐसा ना महसूस करे कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं है। और त्रिपुरा को किस तरह से ज्योग्राफिकली जोड़ा, कनेक्टिविटी से जोड़ा, भावनात्मक रूप से जोड़ा, आर्थिक विकास के माध्यम से जोड़ा, तब
ये नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा जो हमारी अष्टमाला है, पूरी अष्टमाला को अब देश के सभी हिस्सों से जोड़ा। तो जिस तरह से भावनात्मक रूप से उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा में जोड़ा, वो अपने आप में एक मिसाल है। और उसका परिणाम निकला, आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार त्रिपुरा में बनी। आज बाकी में असम में हम लोग हैं, हमारे नागालैंड और इन सब जगहों पर हमारी उपस्थिति है। और धीरे धीरे वहाँ पर एक भाव बदलता जा रहा है राष्ट्रवादी बनने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का। और नरेंद्र मोदी जी को तो वो लोग अपना नेता, गार्जियन, अभिभावक, पिता, बड़ा भाई, संरक्षक सब कुछ मानते हैं। दक्षिण भारत में कैसे आंकड़े बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो नंबर लाएंगे कहाँ से? दक्षिण भारत में ही फोकस है। देखिए, हम देश को दक्षिण और पूरब और उत्तर में नहीं ढालते। 85 सालों के अंदर जो व्यवस्थाएं बन गई विपक्ष के राज में, कांग्रेस के राज में, उनको धीरे धीरे बदलने में समय थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा सा एक वहाँ की राजनीति का एक तरीका था। जब मैं और हमारी मंत्री जी निर्मला जी थी, हम लोग तमिलनाडु में गए, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कल्चर मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम था। तो वहाँ लोगों ने पोस्टर लगा रखे कि मैं हिंदी थोपने आया हूं। अब आप इसको कुछ भी कर दीजिए, उनको भावनात्मक रूप में भटकाइए। निर्मला जी भी मेरे साथ थी। हमने कहा भाई हमारी भाषा क्योंकि समझ नहीं आ रही थी इनको, तो हमने कहा भाई मेरा कौन सा एजेंडा है, मैं तो यहाँ का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये काम करने आया हूँ। अब आप इसका विरोध सिर्फ इसलिए करें कि महेश शर्मा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदी का एजेंडा थोपने आए। तो ये उनका अपना एक राजनीतिक तरीका था। धीरे धीरे हमारा वोट प्रतिशत, हमारी स्वीकार्यता वहाँ पर साउथ में भी बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे आपको लगता है इस बार? तो देखिए, एक नेता को अपनी कर्मभूमि, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा होगा, इस फैसले में बड़े सारे प्रश्न छुपे हैं। उस प्रश्नों का वो जवाब दे। रायबरेली, अमेठी उनकी कर्मभूमि थी, क्यों उनके हाथ से खिसकी? पूरा देश उनकी बपौती मानते थे वो, क्यों उनके हाथ से खिसका? उनके अपने कार्यकलापों के कारण। तो आज आप उन्हीं से सवाल पूछिए कि क्यों आपको रायबरेली, अमेठी अब रास नहीं आ रही, या उनको आप रास नहीं आ रहे? आपका जो इलाका है उसमें जितनी हाई राइज है, जितना डेवलपमेंट है, उतने ही अलग अलग स्तर के लोग भी हैं। कोई ऐसे 3 काम जो आपने अपने इलाके और देश के लिए किए हो 5 साल में? देखिए, मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि पार्लियामेंटेरियन रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए, मेरे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझ पर रहा। अपने क्षेत्र के लिए जो भी मैं उनसे मांगने गया, उन्होंने मुझे मुक्त हाथ से दे दिया। और आज मेरे पास कहने को ये है कि मैं शायद, देखिए वाराणसी के तो नेता प्रधानमंत्री जी हैं ही, मैं आज अगर कहूँ तो जितना कुछ प्रोजेक्ट, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट मैं अपने क्षेत्र में ले आया, और उसमें बाकायदा मेरा संघर्ष रहा। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जेवर एयरपोर्ट आप भी जानते हैं, भिवाड़ी में जा रहा था, रोहतक जा रहा था, और यहाँ तक कि आगरा भी जा रहा था। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कन्विंस कर पाया कि साहब इसकी ज़रूरत और इसकी उपयोगिता जेवर से होगी। जेवर मेरी कंस्टिट्यूएंसी जो 5 हैं उनमें सबसे बैकवर्ड क्लास था, सबसे बैकवर्ड। 2 लाख रुपए बीघा वहाँ जमीन थी, आज वहाँ जमीन 50 लाख रुपए। विपक्ष कहता है कि सांसद बोल ही नहीं पाते हैं प्रधानमंत्री के सामने, डरे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सब तो बोलते नहीं हैं कुछ भी उनके आगे। मेरे कमरे में कुछ चित्र लगे हुए हैं जो आपने भी देखे हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसा अभिभावक, एक ट्यूटर, एक टीचर, एक मेंटर, एक गार्जियन के रूप में उनकी बहुत बड़ी सुनने की क्षमता है। वरना लोग बाहर आके कहते हैं क्या था, ये था, वो था। सब लोग संतुष्टि के भाव से आते हैं। क्या डॉक्टर महेश शर्मा को ये भरोसा है कि इस बार 400 पार होगा एनडीए का? देखिए, बड़ी बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो दिख रहा है, वो लग रहा है कि लोग मोदी जी के प्रति, बल्कि हम कई बार अपनी कमियां कुछ होती हैं उनको छुपाने के लिए भी आखिरी में पूछते हैं, अरे भाई महेश शर्मा से नाराज हो, मोदी जी से नाराज तो नहीं हो ना? कहते हैं हाँ जी मोदी जी से नाराज नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, मोदी जी को वोट दे देना। हम यूं नहीं कहते कि उनको मिला हुआ वोट हमें तो अपने आप ही मिल जाएगा।
तो ये भाव हो चुका है। जाते ही जहां लगाते लोग अपने आप मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, कार्यकर्ता से लेके आम जनता तक। मैंने जितनी दफा हाथ उठाया, मैंने कहा तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हाँ जी। तो जो कोई छोटी मोटी शिकायत होती है उनकी कि जी आप बहुत दिनों बाद आए हो, मेरी नाली नहीं बनी, मेरा खड़ंजा नहीं बना, वो भी सब वो भूल जाते हैं जब मोदी जी का नाम आता है। इतना बड़ा ब्रांड हो चुके हैं मोदी जी। वो इससे भी ऊपर आज ही इज ए philanthropic लीडर, ही इज ए nationalistic लीडर, ही इज ए डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स लीडर, एंड ही नोज हाउ टू टेक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। व्हाट इज हिज विजन कि 2047 में मेरा देश डेवलपिंग कंट्री का टैग उतारकर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में खड़ा होगा। जब हमारा प्रधानमंत्री विश्व के टॉप लीडर जो बाइडन से, ट्रंप से, शिंजो आबे से, शीपिंग से गलबैयां करता है तो 140 करोड़ देशवासियों का सीना चढ़ा हो जाता है। कौन है हमारा प्रधानमंत्री? पता नहीं करता था लोग कब आते थे, कब जाते थे, कब चले जाते थे। तो आज वो देखिए सब कुछ मान सम्मान, पंच बनते हैं लोग, सरपंच बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं इसी सीने के लिए, और इसी सीने के पीछे लोग युद्ध कर बैठते थे। तो आज उसमें तो हम शिखर पर हैं। किस तरह यूक्रेन के युद्ध में, किस तरह इजराइल में फिलिस्तीन से पैरेलल रिलेशन बनाकर रखना। विपक्ष कहता है कि आप फेक एजेंडा के वीडियोस चलाते हैं कि मोदी जी ने इनको बचाया, मोदी जी ने युद्ध रुकवाया, इस तरह के फेक एजेंडा के आरोप लगते हैं। अरे भाई फेक एजेंडा फिलिस्तीन और इजराइल के साथ पैरेलल रिलेशन मेंटेन किए हैं ना, सबको दिख रहे हैं ना। अमेरिका, रशिया और यूक्रेन, इन तीनों के बीच में हमने तो अपना ऑयल का बिजनेस नहीं रोका ना, क्रूड ऑयल का बिजनेस, और बल्कि देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसका फायदा उठाया ना। तो ये पॉलिसी किसकी है? ये दिमाग किसका है? नरेंद्र मोदी का। ये बड़ा दिलचस्प है इस बार। धन्यवाद महेश शर्मा जी आज हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय चाको और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।